Hello everyone, my name is Himanshi and today I'm going to explain you a very interesting chapter that is structure of atom. तो structure of atom chapter के अंदर मैं आज include करूँगी the atomic models. तो different atomic models हम देखते हैं in class 9th. तो class 9th में इतने atomics model को क्यों पढ़ाया जाता है? Let's understand. थोड़ी सी ये बात जान लेते हैं कि इनको क्यों पढ़ना पड़ता है. What is the need कि atomic model को हम पढ़ें. देखिए इनसे पहले एटॉमिक मॉडल से पहले हमने ये पढ़ा है कि डिस्कवरी कैसे हुई थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो उन डिस्कवरी को जाना जब हमने कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट है, जब हमने इतना जान लिया तो उसके बाद हमारे पास आती है बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं हाउ दे आर अरेंज इनसाइड द एटम, कि किस तरीके से किसी एटम के अंदर अरेंज्ड होंगे। तो पहले कहा जाता था कि एटम जो है वो कुड नॉट बी सी डायरेक्टली, आप एटम को डायरेक्टली नहीं देख सकते। और डाल्टन्स ने तो ये तक कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, एटम को आप फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन आगे क्या हुआ आप जानते हैं, डिस्कवरीज हुई, डिफरेंट बड़े बड़े साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स हमें अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानने को मिला, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में जानने को मिला। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इसका मतलब एटम जो है उसको फर्दर तो हम जान सकते हैं और अंदर डिटेल में हम उसे देख सकते हैं। यानी कि देयर आर सम अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम विच कैन बी सीन, विच कैन बी स्टडीड। और उन्हीं के अरेंजमेंट को जानने के लिए क्या बना, ये मॉडल बना कि एक्चुअल में किसी एटम का स्टेबल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा और हम उसको किस तरीके से आगे फर्दर हर एटम के लिए पढ़ सकते हैं। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल। तो आपको किस तरीके से सोचना है मैं बताती हूँ। देखिए एक नॉर्मल एग्जाम्पल से कनेक्ट कीजिए, नॉर्मल लाइफ से। सोचिए कि हम क्या हैं, हम एक साइंटिस्ट। अब मुझे किसी भी एटम के बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट एनी थिंग अबाउट द एटम। तो मैं क्या करूँगी, आई विल विजुअलाइज इट। हम सोचने लगेंगे, हम ट्राई टू डू द सम एक्सपेरिमेंट्स, हम क्या करेंगे, अलग अलग थ्योरीज देने लगेंगे। तो वही साइंटिस्ट ने किया था। जो पुराने टाइम में इन द अर्ली टाइम क्या हुआ था कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एटम के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग एग्जाम्पशंस दी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिससे क्या हुआ, उन्हें ये जानने को मिला कि एटम इन एक्चुअल कैसा रहा होगा। हर हर किसी साइंटिस्ट की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां भी रहीं, जिन्हें ड्रॉबैक और लिमिटेशन कहते हैं। पर अगले ही साइंटिस्ट ने उसको और अच्छे तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन किया। सो विद दैट नोट अब हम स्टार्ट करते हैं स्टडिंग अबाउट द मॉडल्स। तो सबसे पहला जो मॉडल आता है वो आता है जे थॉमसन का। तो जे थॉमसन जो थे वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। देखिए जे थॉमसन ने, इसमें लिखा हुआ है, मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर क्या क्या उन्होंने बताई थी। तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि जे थॉमसन ने कि जो मॉडल है, जो एटम है वो क्या है, वो उन्होंने एज्यूम करा कि इट इज़ मस्ट बी लाइक अ प्लम पुडिंग जो क्रिसमस प्लम पुडिंग होती है उसकी तरह, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं इसको। देखिए मैंने एक यहाँ पर पिक्चर भी पेस्ट किया है, उसको देखिए। हाँ, तो क्या रहा होगा कि उन्होंने कहा कि कोई एटम जो है ना वो ऐसा रहा होगा कि इट मस्ट बी लाइक अ वाटरमेलन। देखिए वाटरमेलन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी ने यहाँ पर एम्बेडेड हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एम्बेडेड हैं कहीं भी, और जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड जो है वो रेड पोर्शन जो कि एडिबल पोर्शन होता है जिसे हम खा लेते हैं, वो प्रोटॉन होगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज जो पोर्शन है दैट मस्ट बी प्रोटॉन, एंड द नेगेटिवली चार्ज आर द सीड्स एम्बेडेड इनसाइड द वाटरमेलन। तो दिस मस्ट बी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बस उन्होंने इतना बोल के वो रुक गए। तो जे थॉमसन ने इतना ही बता पाए, बट क्या लिमिटेशन रही इसमें, जे थॉमसन की लिमिटेशंस क्या रही कि उन्होंने ना, ही वॉज अनेबल, उनका जो मॉडल था उसकी इनएबिलिटी थी टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी, किसी भी एटम की स्टेबिलिटी वो बता नहीं पाए थे प्रॉपरली। पर क्या हुआ, उन्होंने इतना ही बता पाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही एटम के अंदर हैं और वो ऐसे लाइक अ वाटरमेलन उसके अंदर अरेंजमेंट होगा। बट इट वॉज नॉट अ स्टेबल एटॉमिक मॉडल कंसिडर्ड एज, इट वॉज नॉट अ स्टेबल एटॉमिक मॉडल। इसी को आगे क्या हुआ, रदरफोर्ड अगले नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने और ब्रीफली एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करी, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करी थ्रू गोल्ड फॉइल शीट। अब
सवाल आता है कि पेपर में भी पूछा जाता है जो सवाल, वो मैं बताती हूँ कि जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को ही क्यों लिया और गोल्ड फॉइल शीट को ही क्यों लिया। एल्यूमिनियम ले सकते थे, अल्फा पार्टिकल्स की जगह बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स या कुछ और ले लेते, क्यों अल्फा पार्टिकल्स ही और क्यों गोल्ड फॉइल शीट ही ली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए? बिकॉज देखिए रीज़न ये है कि अल्फा पार्टिकल्स की स्केटरिंग इसलिए की क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग, दे आर द डबली चार्ज हीलियम आयन। तो उनकी क्या टेंडेंसी होती है डबली चार्ज हीलियम आइंस की कि दे आर फास्ट मूविंग, तो वो फास्टली मूव करके जाएं और फास्ट मूविंग होंगे तो इससे क्या होगा कि जो गोल्ड फॉइल है उसके थ्रू जल्दी स्कैटर होंगे। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? तो गोल्ड फॉइल का रीज़न ये है, देखिए गोल्ड फॉइल में क्या होता है, देयर आर, उसकी प्रॉपर्टी होती है गोल्ड की कि वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। इट कैन, जो नॉन मेटल मेटल चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि जो गोल्ड फॉइल होता है वो थिनेस्ट होता है। इट इज डक्टाइल एंड मेलेबल प्रॉपर्टी बोथ कंटेनिंग। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं कि एक्सपेरिमेंट था क्या। देखिए एक्सपेरिमेंट था कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने लिया, यहाँ से सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स आए 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 यहाँ पे स्ट्राइक हुए, गोल्ड फॉइल शीट पे जैसे ही स्ट्राइक हुए यहाँ पे फ्लोरोसेंस की शीट लगाई। देख रहे ग्रीन शीट है। देखिए ये ग्रीन शीट कुछ नहीं होती, ये ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड से बनी हुई होती है। और इस फ्लोरोसेंस शीट का काम क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अगर इस पर स्ट्राइक होगा, कोई भी पार्टिकल अगर इस पर स्ट्राइक होगा तो क्या होगा, ये टिमटिमाने लगेगी, यानी कि कलर ग्रीन ग्लो देती है, एक कलर शो करने लगती है, जिससे जो ऑब्जर्वर होता है उसको ये पता चल जाता है कहाँ कहाँ पार्टिकल स्ट्राइक हुआ है। सो विद दिस ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। अब इससे क्या ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकलती है मैं भी बताती हूँ आपको। सो नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या मिली उनको इस एक्सपेरिमेंट से? ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर्ड थ्रू द स्ट्रेट लाइन, यानी कि बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे विच वर स्कैटर्ड टू स्ट्रेट पाथ, सीधे सीधे पाथ से स्कैटर होते जा रहे थे। बट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट एंगल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कुछ कुछ एंगल से वापस इधर उधर जा रहे थे, कुछ बहुत सारे ऐसे थे जो सीधे सीधे जा रहे थे, एंड सम वर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल। बट थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि एक ऐसा पार्टिकल, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें लिखा है कि आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल एक पार्टिकल ऐसा हो रहा था जो 180 डिग्री से बाउंस बैक कर रहा था, वापस आ रहा था, यानी कि जैसे यहाँ पर स्ट्राइक हुआ और डायरेक्ट वापस आने लग गया। तो इस वजह से क्या हुआ, उनकी ये ऑब्जर्वेशन निकली। इन्हीं ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या दिया, कुछ कंक्लूजन दिए। सो कंक्लूजन वर व्हाट, देयर मस्ट बी, उन्होंने बोला पहली बात को ध्यान में रखते हुए कि स्ट्रेट लाइन से अगर पास हुए हैं एटम्स पार्टिकल्स, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर यहाँ पर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होगा किसी न एटम्स के अंदर। एटम के अंदर क्या होगा, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होगा, जब भी जो पार्टिकल्स है वो सीधे सीधे स्कैटर हो पा रहे हैं। अच्छा, सेकेंड जो उनकी कंक्लूजन थी वो ये थी कि एटम के अंदर अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, तो यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी प्रेजेंट है। थर्ड थिंग उन्होंने कहा कि मैक्सिमम ऑफ द जो मास होगा वो उसी पॉजिटिव बॉडी ने जरूर ऑक्यूपाई कर रखा होगा। जब भी इतनी टेंडेंसी हो रही है इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की कि वो अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कर दे, वो भी 180 डिग्री से, तो ये इनकी कंक्लूजन निकली। विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना फाइनल जो डिस्कवरी दी, उन्होंने क्या डिस्कवरी दी वो देखते हैं। तो उन्होंने फाइनल डिस्कवरी दी कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम, किसी भी एटम के अंदर जो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट होगी उसको उन्होंने क्या कहा कि वो उसको न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। तो उसको न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंड वॉज कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एक इस तरीके से जैसे सोलर सिस्टम के अंदर जो सन है उसके अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट उन्होंने थर्ड डिस्कवरी ये करी कि जो न्यूक्लियस का मास है वो बड़ा ही छोटा है इन कंपैरिजन टू द होल मास ऑफ एटम। ठीक है, जब भी तो वो उसके अंदर सेंटर में आ रहा है। यहाँ से क्या हुआ, फाइनल डिस्कवरी हो गई। ये उन्होंने रदरफोर्ड ने बहुत बड़ी डिस्कवरी दी एटॉमिक को लेके, जिसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि एटम जो है उसके अंदर बीच में सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा, बट क्या हुआ, कुछ तो लिमिटेशन रह गई। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रदरफोर्ड की लिमिटेशन रह गई, जो वो जिसका जवाब उनके पास भी नहीं था। सो नेक्स्ट इज द ड्रॉबैक।
ड्रॉबैक उनका अभी भी यही था जो जे थॉमसन में देखा गया कि ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी अभी भी नहीं हो रही है। क्यों क्यों नहीं हो पा रही है? अब तो इतना कुछ बता दिया कि इलेक्ट्रॉन भी है, रिवॉल्व कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा था कि इनएबिलिटी है टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ थी प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम ये थी कि रदरफोर्ड के मॉडल में ये हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा कि रिवॉल्व करा जा रहा है। अच्छा, रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन कर रहा है और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता रहेगा, अगर इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा और वो क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर इसी तरीके से कोई पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, एक टाइम आएगा कि उसकी फुल एनर्जी रेडिएट हो जाएगी, और अगर उसकी पूरी एनर्जी रेडिएट हो गई तो बहुत सारे ऐसे चांसेस होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो एटम की जो पूरा होल एटम है उसकी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ जाएगा, विच शुड नॉट बी पॉसिबल। तो ये गलत है। यहाँ पर ऐसा स्पाइरलिंग में एक्सलरेशन होता रहेगा तो वो तो उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा देगा। इसीलिए दिस वाज रॉन्ग। रदरफोर्ड का मॉडल भी यहाँ पर फेल हो जाता है। बट नेक्स्ट और लास्ट मॉडल जो आता है वो बहुत ही गेम चेंजर मॉडल है। कैसे? देखिए, बोहर्स मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर ने बहुत ही अच्छा मॉडल दिया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। रदरफोर्ड के मॉडल को पूरा गलत नहीं बोला उन्होंने, जो उनकी लिमिटेशन थी उसी को जस्टिफाई किया था कि कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने गलत नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन एक फिक्स पाथ में। देखिए, फिक्स पाथ में और ऑर्बिट में, जहाँ पे एनर्जी शेल्स, जिन्हें एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, जिन्हें KLMN से असाइन किया जाता है, उन्होंने असाइन करके भी दिया। यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था विच इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, जिस दैट इज 2n²। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर, फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पर ना तो वो, देखें, डू नॉट लूज एनर्जी, ना तो वो रेडिएट करेगा एनर्जी को, और आराम से शांति से घूमता रहेगा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। सो इस थ्योरी ने क्या किया था? रदरफोर्ड का जो प्रीवियस मॉडल था उसको जस्टिफाई कर दिया, उनकी लिमिटेशन को। तो यहाँ से हमको जो आज तक भी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं वो ये रहा। तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि बिल्कुल न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और KLMN आर द शेल्स, दीज आर द शेल्स। और भी शेल्स होंगी जैसे जैसे डिफरेंट एटम होगा, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इनकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग वगैरह, फिलिंग के बारे में भी उन्होंने बताया, जो मैंने आपको 2n² वाला फॉर्मूला बताया उसके थ्रू। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एकदम स्टेबल, दिस मॉडल वॉज कंसिडर्ड एज द फुल स्टेबल मॉडल फॉर द एटम। यहाँ पर फुल स्टेबिलिटी थी एटम की। बट अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें, अगर कुछ तो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस तो हैं यहाँ पर भी, कि जो ये एटॉमिक मॉडल था वो क्या था? वो पॉली इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सूटेबल नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल हो रहा था। ओके, और यहाँ पर वो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस के बारे में भी मुझे बता पा रहे थे बोहर, अबाउट कि कैसे स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस हुई होंगी इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कहते हैं हम, है ना। सो दिस वॉज होल एक्सप्लेन बाय द बोहर। एंड नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ जो भी मैंने आज की क्लास में पढ़ाया। सो लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे मॉडल के बारे में बताया, मैंने कहा आपको कि मॉडल जो है वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी अबाउट द एटम, कैसे कैसे एटम जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन के कैसे मॉडल जो है वो किसी भी एटम के बारे में बताते हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट है। और डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी ये जानने के लिए कि कैसा रहा होगा किसी एटम का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल आया था, तो उन्होंने बताया कि देयर इज़ द पॉजिटिवली चार्ज पेयर विच, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्बेडेड है, जैसे वाटरमेलन वाला बताया था उन्होंने अपना मॉडल। रदरफोर्ड ने बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो कि सेंटर में बैठी हुई है किसी भी एटम के, और एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस भी प्रेजेंट है। बोहर आए, फिर बोहर ने क्या बताया कि
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, इसी वजह से वो क्या है? स्टेबल है। यहीं पे क्या होता है? एटम को प्रॉपर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंसीडर किया जाता है बोहर के, जिसको हम मानते हैं कि ये बिल्कुल क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ। सो विद दैट सेड आज का यहीं तक है। और देखिए, दिस इज़ द एंड, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो उसके अंदर जो मॉडल्स हैं वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। 3 ही मॉडल थे, बहुत ही आसान मॉडल थे। मैंने आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विद दिस I would like to thank, and with the note that science is not just about learning facts, it is about asking questions and exploring the world. So science, which is very true, I think, which is very true, that science is not about learning. हमें बस science को learn नहीं करना है या रटना नहीं है. We have to ask questions to the surrounding, to ourselves and to the people, and try to explore new things, क्योंकि हमारे आसपास हर चीज़ साइंस है. Everything is science. I believe that everything is science, whether it is in a biological form, whether it is in a physical form, whether it is in inorganic form, whether it is in organic form. Everything is chemistry, whether it is in medicinal form, environmental, हर चीज़ chemistry है, हर चीज़ science है. So we should keep learning from our surrounding and try to exploring everything. Thank you.